dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो हमारी न्यू बुक है इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 का, जिसका टाइटल है सेल थ्योरी। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि थ्योरी क्या होती है। ये हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा जब आप लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा। सबसे पहले मुशाहिदात होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, फिर उससे हाइपोथेसिस बनती हैं, फिर डिडक्शंस होती हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स और फिर थ्योरी बनती है। ठीक है, फिर जब एक्सपेरिमेंट्स बार बार जो है वो ठीक साबित होते हैं, हाइपोथेसिस ठीक साबित होती है, फिर वो थ्योरी बनती है। और फिर थ्योरी जो है अगर वो तमाम पैमानों पर पूरा उतरे, उसमें किसी भी किस्म की कोई गलती ना हो, वो तमाम चीजों पर एप्लीकेबल हो, तो फिर वो लॉ बन जाती है। और एक जो साइंटिफिक लॉ है वो यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का। ये स्टूडेंट्स आपने सारी चीजें जो है अपनी 9th क्लास के अंदर पढ़ी हुई है थ्योरी के मुतालिक। अब स्टूडेंट्स, ये जो सेल थ्योरी है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे सेल से रिलेटेड कोई बात होगी कि जो कि सेल से मुंसलिक एक थ्योरी है। अब स्टूडेंट्स, ये है क्या? आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आ जाए। और अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पास ध्यान में रखनी है कि जो लफ्ज सेल है ना, ये एक लैटिन वर्ड, एक लातीनी जुबान का एक लफ्ज है जिसका नाम है सेलुलाई। इससे निकाला गया। इस सेलुलाई का मतलब होता है एम्प्टी कंपार्टमेंट, खाली खाना। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? एम्प्टी कंपार्टमेंट, खाली खाना होता है। अब ये जिसे खाली खाना क्यों कहा जाता है, इसे सेल क्यों कहा जाता है? सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। हम इन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। फिर लास्ट पे जो सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स हैं हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स बुक में जो कि कंट्रीब्यूशंस लिखी हुई हैं साइंटिस्ट की, तो सबसे पहले हम इन्हें स्टडी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है, आपने ये भी 9th क्लास के अंदर पढ़ा कि 1595 के अंदर सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ज़ेकरियास जॉनसन। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने की ये जो टर्मिनोलॉजी थी, ये जो मेथोडोलॉजी थी, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था ज़ेकरियास जॉनसन ने 1595 में। 1595 में लोगों को पता चला था कि माइक्रोस्कोप नाम की भी चीज होती है, हम चीजों को बड़ा करके भी देख सकते हैं। 1595 के बाद जो से अब 1595 वाली जो थी वो 16th सेंचुरी थी, वो 16वीं सदी थी। अब 1595 के बाद जब 1600s का सन स्टार्ट हुआ तब 17th सेंचुरी स्टार्ट हो गई। तो 17वीं सदी में लोगों ने क्या किया, माइक्रोस्कोप्स को मजीद से मजीद बेहतर बनाना शुरू किया। अब स्टूडेंट्स, हुआ क्या, उस दौर में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में ये क्या करते हैं, ये ओक ट्री, ओक ट्री कहते हैं उर्दू में बलूत का दरख्त। ठीक है, बलूत का दरख्त तो आप लोगों को स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। ये इस तरह का ये दरख्त होता है, ये काफी बड़ा दरख्त होता है, इसे बलूत का दरख्त कहते हैं। ओक ट्री, इसकी क्या स्टूडेंट्स, इसमें कोर कहते हैं दरख्त की छाल को, जो दरख्त के वाइट ब्राउन कलर की होती है उसे दरख्त की छाल से कोर कहते हैं। कोर ली और कोर की क्या की, इसने बारीक सी थिन स्लाइस तैयार की। स्लाइस आप देखते हैं डबल रोटी अगर आपने देखी हो तो किस तरह उसकी स्लाइस होती है, इस तरह से। ठीक है, उसकी इस तरह से एक स्लाइस तैयार की और उस स्लाइस को अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। स्टूडेंट्स, आप लोगों की बुक पे बना हुआ है जो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने इस्तेमाल किया था, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। अब स्टूडेंट, जब उसने देखा तो उसे क्या नजर आया? उसे नजर आया कि उस कोर के अंदर ना इस तरह के खाली खाने हैं, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स हैं, जिसे आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर, ठीक है, आप लोगों ने इसे कहा था कि शहद की मक्खी की छत्ते की तरह, जिस तरह शहद की मक्खी के छत्ते के अंदर खाली खाने होते हैं ना, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, इसी तरह। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारी इस बुक के अंदर उसने हनी कॉम्ब, शहद की मक्खी के छत्ते के अंदर जो खाली खाने हैं, इसका लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिंपल एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, मैनी लिटिल बॉक्सेस, बहुत सारे छोटे छोटे से डब्बे, बहुत सारे छोटे छोटे से खाने नजर आए। देखिए, आसान टर्मिनोलॉजी का आसान इस्तेलाह उसने इस्तेमाल किए, तो आप लोगों ने भी इसी टर्मिनोलॉजी को यूज करना है कि मैनी लिटिल बॉक्सेस। जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसे बहुत सारे छोटे छोटे से डब्बे नजर आए। और स्टूडेंट्स, अब उसे डब्बे क्यों नजर आए, उसे उसके अंदर की चीजें क्यों नजर नहीं आई? शाबाश बताएं कि उसे सिर्फ डब्बा ही क्यों नजर आया, उसे ऐसा क्यों नजर आया कि सेल जो है बस ऐसे है कि उसके बाहर एक दीवार, इसके अंदर कुछ नहीं है। शाबाश, क्यों? क्योंकि उसकी माइक्रोस्कोप की पावर इतनी नहीं थी, उसके माइक्रोस्कोप की पावर नहीं थी कि वो उसको मजीद बड़ा करके देख सकता, क्योंकि अभी माइक्रोस्कोप जो थे वो बन रहे थे, अभी वो स्टार्टिंग स्टेज पर था। तो उसे लगा कि यही एक चीज है, सेल होता है इस तरह का है। उसे लगा कि सेल जो है वो इस तरह का होता है कि उसके बाहर एक दीवार है और उसके अंदर बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कोई चीज नहीं पड़ी हुई।
हालांकि इसके अंदर और बहुत सारे ऑर्गेनाइज हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, आज हम अपनी बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन वो बाद में डिस्कवर हुई थी। और उस वक्त क्यों नहीं पता चला रॉबर्ट हुक को? क्योंकि उसके माइक्रोस्कोप की पावर नहीं थी कि उसको मजीद मैग्नीफाई करके दिखा सकता। तो स्टूडेंट्स उससे लगा कि सेल जो है खाली खाना है। तो उस वक्त लैटिन जुबान में एक लफ्ज था सेलुलाए, जो कि खाली खाने के लिए इस्तेमाल होता था। तो उसने सेलुलाए से, अब जब वो खाली खाने हुए ना, तो उसमें सेलुलाए कहा जाने लगा। ठीक है, वो जो एम्प्टी कंपार्टमेंट थे ना, उसे क्या कहा जाने लगा? सेलुलाए कहा जाने लगा। कि जानदार जो है वो छोटे छोटे खाली खानों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें सेलुलाए कहते हैं। बाद में टर्मिनोलॉजी चेंज हुई और सेलुलाए से एक आसान लफ्ज सेल इस्तेमाल किया गया, कि जितने भी जानदार हैं वो छोटे छोटे खाली खानों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम सेल कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सेल जो है वो बिल्कुल एक खाली खाने की तरह होता है। ये कॉन्सेप्ट जो है काफी देर तक चलता रहा। आप ये इमेजिन करें कि 1665 से लेकर 1831 तक, इस दौरान के अंदर सिर्फ साइंटिस्ट को यही लगा कि सेल जो है वो अंदर से बिल्कुल खाली है, उसके अंदर वो कोई भी चीज नहीं पड़ी हुई। तो स्टूडेंट्स आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स आए, मैंने आप लोगों के लिए कुछ कीवर्ड्स लिख दिए हैं यहाँ पर, बाकी आप लोग बुक से रीड करें तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स उसने क्या किया? एग्जामिन किया थिन स्लाइस ऑफ पोर्क। स्लाइस का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, स्लाइस क्या होता है? इस तरह प्रॉपर इस तरह डबल रोटी की स्लाइस होती है। ओक कहते हैं बलूत के दरख्त, तो माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, उसने उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे खाने देखे। फिर उसने क्या किया स्टूडेंट्स? उसने फिर उस कॉर्क के अलावा उसने क्या किया? उसके जो उसका स्टेम था, स्टेम और रूट के पीसेस लेकर, पार्ट्स लेकर, उनको भी माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। जब उसने उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उसे भी वही छोटे छोटे से खाली खाने नजर आए। तो उस वक्त लैटिन वर्ड जो था सेलुलाए, वो खाली खानों के लिए इस्तेमाल होता था। इसी वजह से उन्हें पहले सेलुलाए कहा गया और बाद में उसे सेल का नाम दे दिया गया। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि रॉबर्ट हुक की कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गई होगी। आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक। तो आपने इसको लिखना है। ये पेपर में आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने किस सन के अंदर, ठीक है, किस ईयर के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट किए। तो 1665। ये साइंटिस्ट के साथ उनके ईयर्स भी आप लोगों ने जहन में रखने। क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट्स जो है आप लोगों ने क्या करना है, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटोनी वैन लीeuwenhoek। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका, साइंटिस्ट का? देखिए एंटोनी। ठीक है, वैसे इसका लफ्ज आपकी बुक में एंटोन लिखा हुआ है, लेकिन इसे एंटोनी है, इसे एंटोनी पढ़ते हैं। एंटोनी वैन लीeuwenhoek, आपने इसको ज़हन में रखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। अगर आपको प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा तो लीeuwenhoek, आप इसको सिलेबल्स में तोड़ लें। तो स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट है, इन्होंने कब काम किया स्टूडेंट्स? इन्होंने काम किया 1673 में। ठीक है, अब मतलब आप इस तरह इमेजिन करें कि इसके 13 साल बाद, ठीक है, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी वैन लीeuwenhoek। अब स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया? इन्होंने रॉबर्ट हुक से कुछ बेहतर माइक्रोस्कोप जो थी वो बनाई और उसको इस्तेमाल किया। अब उस माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या किया? ये जो पॉन्ड वाटर होता है, ठीक है, पौंड कहते हैं जोहड़, मतलब तालाब, एक किस्म का तालाब, छोटा तालाब जो होता है इसे पौंड कहते हैं। इसका पानी लिया और इस पानी को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। फ्रेंड्स जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा ना, तो उसे क्या नजर आया? उसे नजर आया कि छोटी छोटी सी चीजें हैं जो इधर उधर मूव कर रही हैं। अब बिल्कुल स्मॉल क्रिएचर्स थे जो कि इधर उधर मूव करते नजर आए। इसने, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने उन छोटे छोटे क्रिएचर्स को क्या नाम दिया? इसने उसे नाम दिया एनिमल क्यूल्स का। किसका नाम दिया फ्रेंड्स? एनिमल क्यूल्स। क्यूल्स कहते हैं स्मॉल को। मतलब उसे नजर आया कि छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो कि पानी के अंदर मूव कर रहे हैं, वो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, और उसने उसे एनिमल क्यूल्स का नाम दे दिया। क्लियर? अब स्टूडेंट्स अब हमें पता है कि वो जो एनिमल क्यूल्स हैं आज के दौर में उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे जानदार हैं इनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि बायोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुताला करते हैं? इसे हम स्टूडेंट्स माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। आपको पेपर में जो आपके, जब आप, ठीक है, यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट एंट्री टेस्ट देंगे तो वहां पे स्टूडेंट्स आपसे पेपर में एमसीक्यू आता है कि किस साइंटिस्ट को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। मतलब कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया और माइक्रोबायोलॉजी की बुनियाद रखी। तो स्टूडेंट्स वो सबसे पहले एंटोनी वैन लीeuwenhoek थे। इन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। क्लियर? तो आपने इसको ध्यान रखना है। 1673 में इन्होंने एक बेटर माइक्रोस्कोप बनाई, फिर ऑब्जर्व किए लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। ठीक है, जो जोहड़ का पानी जो होता है, छोटे तालाब का पानी, इसके अंदर इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व किए और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इसने एनिमल क्यूल्स का नाम दिया। क्लियर? स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क। स्टूडेंट्स ये आपसे अलग अलग जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपने इसको ज़हन में रखना है और साइंटिस्ट का सन ज़हन में रखना है कि किस ईयर में उसने काम किया था। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है।
और सर जीन बैक्टीरिया से लमार्क जो है ये 1809 में वर्क किया था। अब 1809 में इन्होंने क्या कहा था, फ्रेंड्स आल्सो ऑब्जर्व सेल्स, इन्होंने सेल्स का मुशाहिदा किया when he examined parts of animals and plants under microscope। जब उसने क्या किया, एनिमल्स के और प्लांट्स के पार्ट्स को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, तो इसने भी स्टूडेंट्स क्या किया, सेल्स को ऑब्जर्व किया था। फ्रेंड्स इसकी जो सही स्टेटमेंट है ना, इसने कहा था कि कोई भी जानदार जो है वो हो ही नहीं सकता जब तक कि उसकी बॉडी जो है वो टिश्यूज से मिलकर ना बनी हो, या टिश्यूज से जो चीजें बनती हैं उनसे मिलकर ना बनी हो। ठीक है, इसने असल स्टेटमेंट ये दी थी, लेकिन आपके बुक के अंदर इसको आसान जुबान में, क्योंकि जो टिश्यूज हैं वो भी तो सेल से मिलकर बनते हैं, तो आपके बुक के अंदर सिंपलेस्ट जो है वर्ड्स के अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन लिखी हुई है कि इसने भी क्या किया, इसने एनिमल्स और प्लांट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया और सेल्स का मुशाहिदा किया कि वाकई में सेल्स होते हैं। ठीक है, वैसे इसकी कंट्रीब्यूशन जो थी वो इस तरह से है कि इसने कहा, इसने एक स्टेटमेंट दी थी कि नोबडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स पार्ट्स आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेलुलर टिश्यूज। कोई किसी भी चीज के पास जिंदगी नहीं हो सकती जब तक कि उसकी जो बॉडी है वो सेलुलर टिश्यू से मिलकर ना बने। ठीक है, आपको पता है टिश्यू सेल से मिलकर बनते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके बुक के अंदर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इससे प्लस वर्ड्स में इसकी कंट्रीब्यूशन लिखी हुई है। आपने जो दूसरी चीज ध्यान रखनी है, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। फ्रेंच बायोलॉजिस्ट से स्टूडेंट्स क्या मुराद है, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट से मुराद है फ्रांस के रहने वाले, फ्रेंच कहते हैं फ्रांस को। ठीक है, फ्रांस को मतलब कि उसके बाशिंदों को कहते हैं फ्रेंच, तो फ्रांस के बायोलॉजिस्ट से इसी वजह से फ्रेंच बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। स्टूडेंट्स इसी तरह टर्म ऊपर रह गई, यहाँ पे देखें जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क के ऊपर वाले जो साइंटिस्ट है एंटोनी वैन लीeuwenhoek। स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है 1673 में, डच साइंटिस्ट। अब स्टूडेंट DUTCH डच। अब स्टूडेंट्स डच जिस तरह पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तानी कहते हैं, ठीक है, फ्रांस में रहने वालों को फ्रेंच कहते हैं, चाइना में रहने वालों को चाइनीज कहते हैं। स्टूडेंट्स जो नेदरलैंड्स एक मुल्क है जिसका नाम है नेदरलैंड्स, जो नेदरलैंड्स के बाशिंदे हैं ना उसको डच कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, डच कहते हैं, DUTCH। तो डच साइंटिस्ट का क्या मतलब, एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि नेदरलैंड से बिलोंग करता है। नेदरलैंड्स एक मुल्क का नाम है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको भी ज़हन में रखना है, और इसका सन और इसका सन भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन की कंट्रीब्यूशन। रॉबर्ट ब्राउन जो है इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक बात कही थी, ठीक है, कि सेल के अंदर जो है ना, सेल जो है वो खाली नहीं होता। सेल खाली क्यों नहीं होता, क्योंकि इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इनसाइड द सेल। द आंसर इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ही हकीकत में वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और साइंटिस्ट को बताया था कि जो सेल है वो खाली नहीं होता। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 1665 से लेकर, ठीक है, 1831 से पहले तक जितने भी साइंटिफिक कम्युनिटी थी वे समझती थी कि सेल जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से कि इसके बाहर एक दीवार है और अंदर से बिल्कुल खाली है। लेकिन 1831 में जब इसने कुछ बेहतर माइक्रोस्कोप यूज की तो इससे पता चला कि सेल अंदर से खाली नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक चीज पड़ी हुई है जिसे न्यूक्लियस का नाम दिया। तो स्टूडेंट्स इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके किस सन में किया था और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर? फ्रेंड्स नेक्स्ट सेकंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथियास शेल्डन। अगला साइंटिस्ट क्या है फ्रेंड्स, क्या नाम है, मैथियास शेल्डन। साइंटिस्ट के नेम थोड़े से मुश्किल से, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है, मैथियास शेल्डन। स्टूडेंट्स इन्होंने 1838 के अंदर 1838 में ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट कहते हैं वो बंदा जो प्लांट्स का माहिर होता है, ठीक है। तो जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मनी के रहने वाले बॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट किए स्टूडेंट्स, इन्होंने प्लांट्स को जो था वो ऑब्जर्व किया, और स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर और बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। सेल्स से मिलकर बने मतलब स्टूडेंट्स जो सेल्स है ना, वो जितने भी प्लांट्स हैं वो उनको बनाने वाली, उनके जो स्ट्रक्चर को बनाने वाली चीज जो है वो सेल्स हैं। तो देखें, ऑब्जर्व मेनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने क्या किया, पौधे के बहुत सारे हिस्सों को क्या किया, स्टडी किया। स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या नतीजा निकाला, कंक्लूडेड दैट, नतीजा निकाला कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी पौधे हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स इनके आसान से कंट्रीब्यूशन है मैथियास शेल्डन की, आपने इसको ध्यान में रखना है। और इन्होंने कब की थी, 1838 में, और ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। अब स्टूडेंट्स जो अगला साइंटिस्ट है उनकी कंट्रीब्यूशंस भी इसी तरह है। तो अगला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है थियोडर शमान। कंट्रीब्यूशन ऑफ थियोडर शमान, क्या नाम है, थियोडर शमान। स्टूडेंट्स अब आपने ध्यान रखना है, आपके बुक में लिखा हुआ कि 1 साल बाद उसने यही बात एनिमल्स के लिए कही थी।
ठीक है। लेकिन अगर आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहे कि राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ थियोडोर शवान, तो आप लोग ये बात तो नहीं ना लिखेंगे, तो आप लोगों ने प्रॉपर इसको लिख लेंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान से सुने कि मैं किस तरह बता रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोगों ने लिखना है कि 1839 में, अब थियोडोर शवान के जो थे एक्सपेरिमेंट्स तब किए थे एक साल बाद, 1838 एक साल बाद, मतलब 1839 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और 1839 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, वो भी जर्मन के रहने वाले थे। ठीक है, वो ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, वो जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थे। ज़ूलॉजी मतलब जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो उन्होंने एनिमल्स के ऊपर जो थे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने भी यही काम किया था। अब जब लिखेंगे ना उसकी कंट्रीब्यूशन, तो आप यही लिखेंगे ऑब्जर्व मेनी पार्ट्स ऑफ, मतलब प्लांट्स की जगह पे आप क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, एनिमल्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एनिमल्स लिख देंगे अंडर माइक्रोस्कोप। कंक्लूडेड दैट, यहाँ पे फिर प्लांट्स की जगह पे फिर क्या लिख देंगे आप, एनिमल्स लिख देंगे। कंक्लूडेड दैट और एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। क्लियर। उसने क्या किया था, उसने जो था प्लांट एनिमल्स के डिफरेंट पार्ट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया था, और उसने ये नतीजा निकाला था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब जो है वो सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। क्लियर। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ रोडोल्फ विचू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि इन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी जिसका नाम था ओमनीसेलुला ई सेलुला। मतलब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम सेल्स, सिर्फ सेल ही सेल को जन्म देते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है, स्टूडेंट्स पहले का ये कॉन्सेप्ट था ए बायोजेनेसिस। अब स्टूडेंट्स मैं इसको आपको बता देता हूँ कि ए बायोजेनेसिस होता क्या है। ए बायोजेनेसिस, अब स्टूडेंट्स ए का मतलब होता है विदाउट, बायो कहते हैं लाइफ को, जेनेसिस का मतलब होता है जानदारों का बनना। मतलब जो जानदार हैं वो बेजानदार चीजों से भी बन सकते थे, इसे ए बायोजेनेसिस कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, कि जो जानदार हैं वो बेजानदार चीजों से भी बन सकते हैं। तो साइंटिस्ट के अंदर ये बहुत ही कॉमन था कॉन्सेप्ट ये बायोजेनेसिस का। अब स्टूडेंट्स उसकी एग्जांपल्स क्या लेते थे, वो उसकी एग्जांपल ये लेते थे जिस तरह गोश्त पड़ा रहे हैं उसके अंदर कीड़े पड़ते हैं, कहीं पे आपने देखा होगा डस्टबिन वगैरह में ना नीचे आपको जो है वो कीड़े वगैरह मिल जाते हैं, वहाँ पे कीड़े पड़ जाते हैं। इसके अलावा आप देखें कहीं किसी पानी, कहीं पे किसी पाइप में से पानी गुजर रहा है, वहाँ पे एलजी काई आके जमा हो जाती है। स्टूडेंट्स वो ये समझते थे पहले कि वो जो कीड़े हैं ना, उस गोश्त ने उन कीड़ों को जन्म दिया है, उस कूड़े ने उन कीड़ों को जन्म दिया है, या उस पानी से वो जो एलजी है, वो जो काई है ना, वो पानी से बनी है। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था कि बेजानदार चीज जानदारों को जन्म देते हैं, तो ये था ए बायोजेनेसिस का। अब रोडोल्फ विचू जब आए तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब स्टूडेंट्स ये लैटिन का एक फ्रेज है, लैटिन का एक जुमला है, जिसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब बनता है ऑल सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल्स, जितने भी जो सेल्स हैं वो सेल से बनते हैं। अब आपको पता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आम जुबान में हम ये भी कह सकते हैं कि जिंदगी ही जिंदगी को जन्म देती है, जिंदगी से ही जिंदगी बनती है, बेजानदार चीज से जिंदगी नहीं बनती। अब स्टूडेंट्स इसने क्या किया, इसने सिर्फ एक ख्याल किया, एक हाइपोथेसिस थी इसके पास, एक फर्जी स्टेटमेंट थी। अब आपको पता है कि हाइपोथेसिस जो है वो सिर्फ काफी नहीं होती, आपके एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साबित भी करनी पड़ती हैं चीजें। लेकिन स्टूडेंट्स इसके पास एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे, तो इसने सिर्फ एक हाइपोथेसिस पेश की थी कि जितने भी सेल्स हैं जो वो नए सेल्स से जो है जितने भी नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स की तकसीम से बनते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको देख लेते हैं। 1865 के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और एक जर्मन फिजिशियन थे। स्टूडेंट्स फिजिशियन किसे कहते हैं, अब इस तरह अक्सर बच्चे समझते हैं जिस तरह बायोलॉजिस्ट है, बायोलॉजिस्ट कहते हैं बायोलॉजी के माहिर को, केमिस्ट कहते हैं केमिस्ट्री के माहिर को। फिजिशियन अक्सर बच्चे गलती से समझ लेते हैं कि फिजिक्स के माहिर को कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो बंदा जो फिजिक्स का माहिर होता है उसे फिजिस्ट कहते हैं। फिजिशियन कहते हैं एमबीबीएस डॉक्टर को, डॉक्टर को आमतौर पर फिजिशियन कहते हैं। तो जर्मन के डॉक्टर थे, जर्मन के फिजिशियन थे रोडोल्फ विचू, इन्होंने बात कही थी कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, सिर्फ सेल ही सेल को जन्म देता है। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद जो लॉइस पास्चर थे, मैंने अभी आपको बताया ना कि जो हमारे पास साइंटिस्ट थे रोडोल्फ विचू, इन्होंने सिर्फ एक हाइपोथेसिस पेश की थी, इनके पास कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे अपने हाइपोथेसिस को ठीक साबित करने के लिए। अब लॉइस पास्चर ने क्या किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और परफॉर्म करके ये बात साबित कर दी कि जो लॉइस पास्चर ने ये बात साबित कर दी कि रोडोल्फ विचू की जो स्टेटमेंट थी ओमनी सेलुला ई सेलुला, सिर्फ सेल ही सेल को जन्म देता है, ये ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, 1862 के अंदर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड किया विचूस के आइडिया का। जो रोडोल्फ विचू का जो आइडिया था उसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड किया किस साइंटिस्ट ने, लॉइस पास्चर ने। तो स्टूडेंट्स आपने इसको ज़हन में रखना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन हैं, होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक, इसके बाद जो है साइंटिस्ट एंटोनी मैल ल्यूवेनहुक, जीन बैप्टिस्ट लमार्क, रॉबर्ट ब्राउन, मैथियास शारडन, थियोडोर श्वान,
रोडोल्फ विर्सो और लास्ट लॉइस पास्चर। तो स्टूडेंट्स आपने किस सन में किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया था इसको भी ज़हन में रखना, क्लियर। और स्टूडेंट्स ओमनीसेलुलर आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप इसे लिख लें क्योंकि पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है एंटी टेस्ट वगैरह में ना, ओमनीसेलुलर पूछा जाता है। इसका मतलब यही है कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल्स, बट ओमनीसेलुलर लैटिन का एक जुमला है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन यही बनती है, तो आपने इसको भी ज़हन में रखना, क्लियर। तो स्टूडेंट्स जब इतनी सारी साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस हुई तो फिर इन तमाम कंट्रीब्यूशन से एक थ्योरी निकाली गई जिसका नाम है सेल थ्योरी। अब स्टूडेंट्स सेल थ्योरी क्या है, इसके 3 पॉइंट्स हैं, पेपर में आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स देखें। स्टूडेंट्स देखें इसके 3 पॉइंट्स क्या हैं, इसके 3 एसेंशियल पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के। सबसे पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी जिंदा जानदार हैं वो एक या ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं, क्लियर। मतलब जिंदा जानदार हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं, सेल से नीचे किसी चीज से कोई जानदार नहीं बनेगा, समझ आ रही है ना। जितने भी जिंदा जानदार हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। अब जिनके पास एक होगा वो यूनिसेलुलर है, जिनके पास ज्यादा होंगे वो मल्टीसेलुलर है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो कहता है कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। अब स्टूडेंट्स ये वही बात है जो कि मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताई थी कि जो सेल्स हैं वो एक जानदार का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और उसके अंदर फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों की जो बुनियादी इकाई है वो सेल्स हैं, क्लियर। स्टूडेंट्स लास्ट में है ये वही स्टेटमेंट है जो रोडोल्फ विर्सो का जो आइडिया था और जिसको लॉइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, और ये क्या है स्टूडेंट्स, सेल्स कम ओनली फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पहले से मौजूद सेल्स की तकसीम से बनते हैं, जो नए सेल्स हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट्स आपने इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना, याद रखना, आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग इसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।